हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए डाइपोल का इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि लास्ट क्लास मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का शुरुआत कर दिया था। डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, और हम डाइपोल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किए थे जिसका नाम क्या था? डाइपोल मोमेंट, है ना। सो डाइपोल मोमेंट क्या था? लेंथ ऑफ डाइपोल इनटू वन ऑफ द चार्ज P इज इक्वल टू 2LQ ऐसे डिफाइन किया था। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया था? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से डिफाइन किया गया था। और उस डाइपोल मोमेंट को कंसीडरेशन करते हुए हमने ऑलरेडी फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल का फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, डाइपोल का फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एनी पोजीशन पे, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनली हमने डाइपोल का इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया था, कैसे डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। और उस टॉपिक में सबसे पहले हमने टॉर्क का डिस्कशन किया था। डाइपोल पे टॉर्क एक्ट होता है, उस टॉर्क की वजह से, उस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से डाइपोल ऑसिलेट करता है। उस ऑसिलेशन के बारे में लास्ट क्लास अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखा नहीं होगा, सबसे पहले डाइपोल का फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को आप वॉच करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए जो डाइपोल है, जैसे कि हम डाइपोल का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, सो इसलिए हम डाइपोल का इंटरेक्शन एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ क्या? डाइपोल। इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फील्ड। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसके रेस्पेक्ट डाइपोल जो है इंटरैक्शन एनर्जी हम उसका डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस, सो दीज आर द फील्ड लाइंस, ठीक है। और इस ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, या फील्ड का डायरेक्शन है ये। सो अगर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो इस फील्ड का रेस्पेक्ट हम एक डाइपोल को कंसीडरेशन कर रहे हैं। जैसे कि ये चार्ज माइनस क्यू है और ये है डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डिस्टेंस को हमने एल माना था, इसको एल माना था। एल डी कुछ भी मानिए, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। ओके, और ये एंगल को थीटा ले लेते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कल जैसे किया था ना, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होगा अगर आप इंटरेक्शन एनर्जी डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको पोटेंशियल के बारे में पहले से मालूम है। पोटेंशियल टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, इस फील्ड को देखते हुए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना सकते हैं। यस, क्या मैं ऐसा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन कर सकता हूं? यस, हम कर सकते हैं। यहां पर भी हम एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन करते हैं। ये दोनों सरफेस को देख लीजिए। सो माइनस क्यू के थ्रू एक पास किया और एक ये प्लस क्यू के थ्रू पास कर लिया। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दोनों सरफेस को अगर ध्यान दें, उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये अगर 2L है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 2L cos थीटा। सो 2L cos थीटा दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम एक काम करते हैं, इस सरफेस का पोटेंशियल को V1 मान लेते हैं और इसका पोटेंशियल को V2 मान लेते हैं। क्या बता सकते हैं कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? यस, सही है। यहां पे V1 इज ग्रेटर देन V2 बिकॉज जो फील्ड लाइन से जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ना, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। इस साइड हाई पोटेंशियल, इस साइड लो पोटेंशियल, तभी तो फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए तो हम इसको U में डिनोट करते हैं। तो क्या मैं U को ऐसे लिख सकता हूं? जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अब याद कीजिए आपने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, याद कीजिए। इसलिए क्या मैं यहाँ पे U को ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस क्यू के लिए क्या लिखूंगा? Q इंटू V2, Q इंटू V2 बिकॉज Q के पास, प्लस Q के पास जो पोटेंशियल है वो क्या है? V2 है, इसलिए Q को V2 से मल्टीप्लाई किया। माइनस, यहाँ पे एक माइनस साइन देना पड़ेगा बिकॉज वहां पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है। जब चार्ज नेगेटिव है तो वहां पे नेगेटिव टर्म आता है। आप पहले से जानते हैं हम क्या लिख रहे हैं, इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हैं। सो प्लस Q इंटू V2 माइनस Q इंटू क्या? V1 ऐसे लिखा जा सकता है? तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हम Q कॉमन ले लेंगे। सो V2 माइनस V1। सो दिस विल बी द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द डाइपोल। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा याद कीजिए, आप फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन याद कीजिए। फील्ड क्या था? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। आप ऐसे लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या डेल्टा V को V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। डेल्टा R
अरे डेल्टा आर क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है डेल्टा आर। दैट मींस डेल्टा आर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2l cos थीटा। सो फाइनली आपको b2 माइनस b1, जो b2 माइनस b1 है आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस e इंटू 2l cos थीटा। देखिए इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस को फील्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं, है ना, डाइपोल के साथ साथ। तो फिर इसको हम अगर यहां पे पुट कर दें, सो देयरफॉर इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी इक्वल्स टू q इंटू b2 माइनस b1। सो b2 माइनस b1 क्या आ गया, माइनस e इंटू 2l cos थीटा। सो इसलिए आपको क्या मिलेगा, माइनस 2lq, इसको थोड़ा अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख देता हूं, इंटू e इंटू cos थीटा। देखिए 2lq क्या है, 2lq क्या है, ये डाइपोल का लेंथ है इंटू चार्ज है, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस pe cos थीटा। तो यही है इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम बाउंडेड है, समझ पा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आया। सो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या, ई वेक्टर। जैसे कि टॉर्क में हम क्या किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेट किए थे, वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल का, जो पोटेंशियल एनर्जी है, सो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी किसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट में। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई, और बाहर एक माइनस साइन आएगा, तो इसको ध्यान में रखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कल हमने टॉर्क डिस्कस किए थे, टॉर्क में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क क्या था, पी ई साइन थीटा, आप इसको पी क्रॉस ही लिख सकते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में या इंटरेक्शन एनर्जी में आपको डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है। समझ पा गया, यस, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया है तो फिर अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अगर आपका इंटरेक्शन एनर्जी मालूम पड़ गया तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। सपोज आपको डाइपोल का दो ओरिएंटेशन दिया है, जैसे कि एक डाइपोल जो है, एक डाइपोल पहले थीटा 1 एंगल बनाया था, है ना। सो वर्क डन के बारे में अगर पूछा गया तो आप क्या करेंगे, है ना। वर्क डन व्हेन orientation of dipole is changed। समझ, ऐसा एक क्वेश्चन आपका आ गया, वर्क डन व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इज चेंज्ड फ्रॉम कहां से कहां, थीटा 1 टू थीटा 2। ओरिएंटेशन चेंज होना मतलब जो एंगल है वो बदलना, है ना। सो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, बस पहले जब थीटा 1 था, सो इनिशियल हम क्या करेंगे, u1 को क्या लिखेंगे, पहले इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा ना, माइनस पीई कॉस थीटा 1, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन में ये होगा इंटरेक्शन एनर्जी, फिर फाइनल पोजीशन में इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, u2 कितना होगा, u2 विल बी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा 2। अब याद कीजिए, अगर आपको वर्क डन चाहिए तो आप वो थ्योरम याद कीजिए कि u2 माइनस u1, एक्सप्रेशन याद कीजिए, इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या उसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ पा रहे हैं, बस फिर आपका काम हो गया। अगर आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं, आप इसको पुट कर देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए तो u2 माइनस u1 कीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन चाहिए तो u1 माइनस u2 कीजिए, ठीक है, यस। सो देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू u1 माइनस u2। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे पुट कर सकते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको u1 कितना है, माइनस पीई कॉस थीटा 1, ये u1 है, फिर माइनस सब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। सो प्लस क्या होगा, PE2 cos थीटा 2। समझ पा रहे हैं, ये आ जाएगा, या अगर आप माइनस पे लिखना ही चाहते हो सो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। सो फाइनल माइनस इनिशियल PE cos थीटा 2। इससे आप इस तरीके से वर्क निकाल सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन PE जा रहा है, अगर P कॉमन ले लेते हैं सो cos थीटा 2 माइनस क्या मिलेगा, cos थीटा 1। तो ये था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ पा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एनर्जी, वर्क, ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। बार बार हम वही एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं जो प्रीवियसली हम एक्सप्रेशन यूज करते आ रहे हैं, है ना। तो बस डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है और उसमें हम ये सारे चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज ध्यान में आ गया है तो फिर देखिए, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो डाइपोल पे नेट फोर्स क्या हमेशा 0 आएगा।
बट अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? जैसे कि आप देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप डाइपोल ले लेंगे ना, सो इधर क्या लगेगा? क्यू ई लेफ्ट को लगेगा, बिकॉज ये चार्ज माइनस है और ये चार्ज प्लस है, तो इसके लिए क्यू क्या होगा? राइट को लगेगा। तो आपको बताया गया था ना, तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो, प्लस माइनस कैंसिल। सो अगर डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में है तो नेट फील्ड हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। बट व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर डाइपोल को आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ दिया तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, तब आप कैसे फोर्स निकालेंगे? उसके लिए एक वेव आउट निकालेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम यहां पे लिखते हैं फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल when it is placed, when it is placed in non uniform electric क्या फील्ड। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो आप फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में आइडिया मिल रहा है। वैसे आपको मालूम है कि फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है? कब से आप पढ़ते आए हो, है ना? याद करो, वही आपको यूज करना पड़ेगा। आपको मालूम है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, बस उसको यूज कर लीजिए। अभी तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं ना, अगर यू आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। बिकॉज आपको मालूम है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना? यस, एफ इज इक्वल माइनस डी यू बाई डी आर। या वो ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट आपके ध्यान में होगा, है ना? सो हम एफ को क्या लिख सकते हैं? डेल ऑपरेटर, याद है आपको? डेल यू, डेल ऑफ यू। फोर्स कैसे लिख सकते हो? फोर्स, है ना? तो आपको मालूम होगा, पहले मैंने फील्ड बताया था, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ई को क्या लिखा था? माइनस डेल ऑफ क्या लिखा था? बताइए, डेल ऑफ ही लिखा था क्या नहीं? यस। तो फील्ड क्या था? फील्ड था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिमिलरली फोर्स क्या है? नेगेटिव ऑफ, ये तो क्या है? डेल ऑपरेटर है, और यहाँ पे भी की जगह यू आ गया। जो पोटेंशियल था वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और फील्ड की जगह फोर्स है। बस सिमिलर रिलेशन है। तो वो है फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, और ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, जिसमें डेल ऑपरेटर क्या था? माइनस, आपको याद है? माइनस आई कैप डेल बाय डेल एक्स, माइनस जे कैप डेल बाय डेल वाई, माइनस के कैप डेल बाय क्या? डेल जेड। याद होगा आपको। तो ये डेल ऑपरेटर, इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपको फोर्स का रिलेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिला है? अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिला है? यू इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा, उसको हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको, जैसे कि आपको मान लेते हैं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपको करना पड़ेगा माइनस आई कैप इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, बस माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आप ऐसे पुट कर लेंगे, ठीक है। और यू क्या है? ये आ जाएगा माइनस आई कैप। आप यू को क्या लिख सकते हैं? डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू आएगा माइनस, यस, माइनस पी डॉट ई। इस माइनस साइन को ध्यान में रखो, है ना? ये बाहर माइनस इसके लिए, और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस है ना? ये माइनस साइन तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन में, तो माइनस पी, यहाँ पे माइनस पी डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए आप इसे लिख सकते हो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई कैप इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या? पी वेक्टर डॉट क्या? ई वेक्टर। आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं? यस। तो आपको अगर डाइपोल मोमेंट जो है ये बाहर आ जाएगा, बिकॉज जो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? आई कैप पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डेल ई बाई क्या? डेल एक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल ई बाई डेल एक्स। तो इससे आपको फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो एक्सप्रेशन आया उसको पुट कर रहा हूं, बस एक्सप्रेशन पुट करता जा रहा हूं, है ना? यू को पुट कर रहा हूं। हमें एफ एक्स चाहिए ना, फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए। जैसे एक्स कंपोनेंट चाहिए वैसा वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वैसा आप जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं, है ना? नहीं, यस। तो जब भी आपको फोर्स निकालना है, इससे मालूम पड़ गया, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंशिएशन से आपको फोर्स का आइडिया आएगा। वैसे भी ये तो यूएक्स ग्राफ का क्या होता है? ये तो यूएक्स ग्राफ का स्लोप होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्लोप। आप स्लोप वाइज भी सोच सकते हैं, आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। यस। तो और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो हमें कैसे करना चाहिए? इन जनरल हम अगर फोर्स को ऐसा एक्सप्रेस करें, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, आप कुछ भी निकाल सकते हैं।
मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा तो आपको ध्यान में आएगा, है ना। जब मैं इसको लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको जरूर ध्यान में आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आप तो जानते हैं, सपोज आप जानते हो कि ये जो है ये एक लॉन्ग क्या है, लीनियर चार्ज है। दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्बडा क्या है, चार्ज डेंसिटी। अरे इसका फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या नहीं? अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पकड़ूं तो इसका फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था बताइए? फील्ड का एक्सप्रेशन था, एक लॉन्ग रॉड होने की वजह से फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाय r, है ना। r क्या है, r परपेंडिकुलर है, r परपेंडिकुलर को ही मैंने r लिख रखा हूं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया और यहां पे हम एक डाइपोल को प्लेसमेंट करते हैं, है ना, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। ओके, सो दैट मींस यहां पे ये r परपेंडिकुलर क्या है, r है, ठीक है। तो अगर ये r है तो यहां पे ना आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक डाइपोल को रख दिया गया है। सपोज यहां पे एक छोटा सा डाइपोल यहां पे प्लेसमेंट है। अगर मैं एरो ऐसे दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इस साइड कौन सा चार्ज नेगेटिव और इस साइड कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट जो है इसको p मान लेते हैं, करेक्ट। तो एक डाइपोल के, एक शॉर्ट डाइपोल, कुछ बोला नहीं तो इसको छोटा डाइपोल मानना, आइडियल समझना, इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट डाइपोल, मतलब आइडियल डाइपोल, ऐसा लिया गया है। तो हमें फोर्स को लेके यहां पे डिस्कशन करना है। तो यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r लिया, ये सब पता है आपको यहां पे पूछा गया है फोर्स निकालिए, फोर्स बाय रॉड, फोर्स बाय चार्ज रॉड ऑन डाइपोल, फोर्स बाय रॉड ऑन डाइपोल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे निकालेंगे, रॉड के द्वारा डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, देखिए आप एक्सप्लेनेशन, अभी भी मैं आपको बताया था, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो ऐसा कोई एक्स वाई जेड सिस्टम दिया नहीं हुआ है ना। अगर आपको एक्स वाई जेड देगा तो आप एक्स वगैरह लिखना, तो यहां पे क्या रेडियल डायरेक्शन दिख रहा है आपको, आपने देखा। तो हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से खुद को डील करना पड़ता है। यहां पे आपके रेडियल डायरेक्शन दिख रहा है, डाइपोल भी उसी रेडियल डायरेक्शन में है, दैट मींस ये जो डाइपोल मोमेंट है ना वो भी आर के अलोंग है। इसलिए बेटर है कि हमें अगर फोर्स चाहिए तो हम क्या करें, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, आपके एक्सप्रेशन तो दिख रहा है ना आपको, यहां पे क्या था, आई कैप पी डॉट डेली बाय डेल एक्स, ऐसे लिखा हुआ था ना, ये एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आई कैप है वो यहाँ पे क्या है, ये रेडियल डायरेक्शन है। मैं इसको ना एक रेडियल डायरेक्शन बना सकता हूँ, मतलब मैं इसको आर वेक्टर लिख भी सकता हूँ इसको, ठीक है। आर वेक्टर इसके रिस्पेक्ट डिटरमाइन कर रहा हूँ, आर वेक्टर का मॉड को हम आर ले रहे हैं, है ना। अगर आर वेक्टर इस तरफ है तो उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, आई कैप की जगह हम क्या करेंगे, आर कैप पुट करेंगे, है ना। सो दिस विल बी आर कैप, है ना। अगर हम आर वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो आर कैप लिखेंगे, आर कैप इनटू पी वेक्टर डॉट क्या, डीई। मैं क्या यहाँ पे एक ही वेरिएबल ले रहा हूं तो इसलिए मैं डी लिख रहा हूं, टोटल डेरिवेटिव लिख रहा हूं। सो डी बाय डी आर, डी वेक्टर बाय डी आर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो बस फोर्स को इस ढंग से निकाला जा रहा है ना। सो रिलेशन तो बेसिक है, तो यहां पे हम पुट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल सकते हैं। तो आर कैप इनटू पी वेक्टर डॉट डी बाय डी आर ऑफ, बताइए एक चीज आपको यहां पे दिख रहा है, P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन क्या सेम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां पे जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा, ये तो चलो डाइपोल है ना। ये डाइपोल मतलब क्या है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इसका डाइपोल मोमेंट है ना। तो ये तो डाइपोल है ना। तो ये है फील्ड का डायरेक्शन, तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, दिख रहा है। फील्ड का डायरेक्शन इज सेम एज डाइपोल मोमेंट, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम आप क्या करते हो, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, P इंटू डी बाय डी आर, है ना। और कॉस थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। P डॉट डी कितना आएगा, कॉस जीरो तो 1 आएगा। तो इसलिए डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, आर क्या, P इंटू डी बाय डी आर ऑफ फील्ड कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। समझ पा रहे हैं, देखिए कैसे हो रहा है। सो दैट मींस अभी फाइनली आप ये फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं, ये कि चार्ज्ड रॉड है और ये इस डाइपोल पे, जो छोटा डाइपोल है उस पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उसके लिए हम उसी थ्योरी को यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई और नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपको थोड़ा सा घुमा फिर के क्वेश्चन आएगा, है ना। ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा, ऊपर पढ़ने से बिल्कुल नहीं होगा, आपको दिमाग चलाना ही पड़ेगा, आपको डेप्थ में सोचना ही पड़ेगा, तो जाके आप इसको डील कर पाओगे, आप उस एग्जाम को फेस कर पाएंगे।
इसलिए कोशिश कीजिए कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उसको समझने के लिए। कोई बात नहीं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, आर कैप इंटू पी इंटू ये बाहर आ गया, कौन कौन बाहर आएगा, सो 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर आ गए हैं, समझ पा रहे हैं, यस, इनको बाहर निकाल दिया। सो डी बाय डी आर ऑफ आर की पावर -1। सो डायरेक्टली आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओ और उससे आपको मिलेगा आंसर, है ना। सो इस अभी हम फाइनली क्या फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया 2 पी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये आर कैप में लास्ट को लिखूंगा, आर की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, -1 आर की पावर -2, है ना, वो एक्स रेज़ टू n वाला फॉर्मूला इनटू आर कैप, है ना। सो फाइनली आपको क्या मिल गया है, समझ पाए ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, -1 आर की पावर -2 डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। सो फाइनल में ये कट गया है, सो क्या मिलेगा, पी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस साइन इंटू आर कैप। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आखिरी में आपको अगर माइनस माया, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट मींस ये जो रॉड है ना, इस डाइपोल को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। सो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicates attractive force कि जो रॉड है वो डाइपोल को अट्रैक्शन कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको डाइपोल पे अगर फोर्स पूछा गया, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं, यहाँ पे फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, आपको पता है क्या नहीं, इस केस में रॉड का फील्ड जो है यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, इसलिए उसमें नेट फोर्स आ रहा है। इस रॉड का फील्ड क्या यूनिफॉर्म होगा, नहीं, फील्ड का रॉड जो है, इस रॉड है, इसका फील्ड डेफिनेटली क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, तभी तो फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे। चलिए कोई बात नहीं, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके, अगर आपके सब कुछ समझ में आ गया है, सो नेक्स्ट जो है, ये कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं डाइपोल में, ये सब चीजें हमें डिस्कशन करना पड़ता है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि डाइपोल जो है उसके फील्ड के बारे में हमने आइडिया लिया था। कभी कभी हमें पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस होता है और बच्चों को ध्यान में नहीं आता। पोलर फॉर्म मतलब क्या है, आर थीटा, ये सब चीजें, है ना। सपोज इसको मैं नोट करके बता देता हूं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना बस। एक क्या हुआ है, एक डाइपोल जो है वो ऑलरेडी ऐसा दिया है, मतलब रैंडमली आपको एक डाइपोल दे दिया, जैसे कि सपोज ये डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सो ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ओके। तो ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये उसका कौन सा पोजीशन होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, पर और ये इसका एक्सियल लाइन है और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये तो आप डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ऐसा पॉइंट लेते हैं तो लास्ट क्लास भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे पोलर सिस्टम यूज करने का मतलब क्या है, आर और थीटा, तो ये डिस्टेंस को आर माना था और इस एंगल को हमने क्या माना था, थीटा। सो थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स का रेस्पेक्ट डिफाइन हो रहा है, सो थीटा represents angular position and r represents radial position of this observation point, correct। देखिए आप इसको वेक्टर बना सकते हैं, आप रेडियल वेक्टर बना सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्शन दे दिया ना तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, और आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, आर कैप एंड थीटा कैप। सो एज फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, मैं आपको कई बार 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स बता चुका हूँ, सो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, बट ये डायरेक्शन में हम एक इस डायरेक्शन में कि यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम आर कैप लिख सकते हैं, ये आर कैप का डायरेक्शन है और ये किसका डायरेक्शन है, थीटा कैप का डायरेक्शन है। तो पोलर फॉर्म में भी डाइपोल को ले चलते हैं, सो ये किसका डायरेक्शन है, थीटा कैप का डायरेक्शन है। आर कैप जो है रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा कैप एंगुलर डायरेक्शन को। थीटा कैप को उस तरफ क्यों दिखाया है, बिकॉज हम थीटा को ऐसे माप रहे हैं, एंगल इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माप रहे हैं, इसलिए थीटा कैप का डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, यस। तो ये जो डाइपोल है, अगर इसका डाइपोल मोमेंट P है तो इसका भी फील्ड होगा, जो कि हम लास्ट क्लास डिटरमाइन किए थे, याद है आपको, यस। हमने कैसे डिटरमाइन किया था, हम ये पूरे जो डाइपोल मोमेंट है उसको स्प्लिट किया था, आपको अच्छे से ध्यान में होगा। ये जो है इसको क्या लिखा गया था, ये है P, ये क्या था, P cos थीटा, और ये जो था P sin थीटा। इस प्रकार का जो एनालिसिस है ना, इसको थोड़ा सा ना भूलना मत, बिकॉज ये आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। P sin थीटा, करेक्ट।
डाइपोल में फील्ड एनालिसिस में जहां पे आप रुक जाओगे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पिछले क्लास बताया गया था कि P cos थीटा और P sin थीटा ऐसे दो डाइपोल सोचना है ना। मतलब जो ओरिजिनल डाइपोल था उसको हमने ब्रेक किया था, एक P cos थीटा डाइपोल और एक P sin थीटा डाइपोल। और जो P cos थीटा है उसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सियल है ना, इसके एक्सिस में है। और P sin थीटा के लिए क्या है, इक्वेटर में है। तो P cos का एक्सिस में है कौन ऑब्जर्वेशन पॉइंट और P sin का इक्वेटर में है कौन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस तरह हमने यहां पे एक फील्ड डिफाइन किया था, P cos थीटा का फील्ड। एक्सियल पोजीशन में फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये लास्ट क्लास बताया गया है। तो P cos थीटा का जो फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, और P sin थीटा इसको मैंने लास्ट क्लास शायद E1 माना था, आपको याद होगा है ना, E1 माना था। और P sin थीटा उसके डायरेक्शन इस तरफ है। P sin के लिए क्योंकि पोजीशन इक्वेटोरियल है, दैट मींस इसका इक्वेटर में है, P sin ऐसा है और ये ऐसा है, तो इसलिए इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लास्ट क्लास क्या बोला गया था, उसका उल्टा होगा है ना, बिकॉज इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट का रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड होता है। दैट मींस ये थीटा क्या आपके अलॉन्ग होगा, जो थीटा क्या पे उस तरफ दिख रहा है आपको, तो ये किसका डायरेक्शन है, ये हमने शायद इसको E2 बनाया था है ना। तो नॉर्मली हम इसको अगर पोलर एंगल से देखें तो हमें बेटर होगा इसको ER लिख दे, इसको ER, कई बार बुक्स में से लिखा रहता है ER, इसको हम क्या लिखेंगे E थीटा है ना। तो ER मतलब क्या है, ER E थीटा क्या है, ये फील्ड का दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों पोलर कंपोनेंट है। ER क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, और E थीटा क्या है, एंगुलर कंपोनेंट है। आप इसे सोच सकते हैं। तो मैं क्यों इसको बता रहा हूं, इसका यूजफुलनेस आपको आगे दिखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे दिखेगा। ओके बेटा, सो ध्यान रखिए, दैट मींस अगर हम डाइपोल को ऐसा ट्रीट करते हैं और पोजीशन कहीं पे भी ले लेते हैं, एनी पोजीशन ले लेते हैं, तो हम फील्ड को रेडियल और एंगुलर ऐसे दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि रेडियल कंपोनेंट के अलॉन्ग आर कैप और एंगुलर कंपोनेंट के अलॉन्ग क्या है, थीटा कैप है। सो टोटल फील्ड किस तरफ आएगा, सो नेचुरली फ्रॉम पैरेललोग्राम रूल ये होगा टोटल फील्ड का डायरेक्शन, जो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, याद है आपको, यस। सो ER और E थीटा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार का एनालिसिस जो है ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ये रेडियल कंपोनेंट, ये एंगुलर कंपोनेंट, इसलिए हम फाइनली E वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ER इंटू आर कैप, ER इंटू आर कैप प्लस क्या, E थीटा इंटू थीटा कैप। अब इसको पोलर फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से मालूम होगा फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, तो ये सारे चीजें ना वहां भी जा सकता है। आप अगर आपको पोटेंशियल पता है, आपको फील्ड चाहिए, तो आप क्या करते हैं, फील्ड पोटेंशियल उनके बीच जो रिलेशन है वो आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिए। वो रिलेशन आप अगर आपको ध्यान में आता होगा, तो मैंने आपको पोटेंशियल से रिलेट करके कुछ फॉर्मूला बताया था। जैसे कि ER को हम क्या लिखे थे, ER इज इक्वल टू क्या लिखा था, यस बेटा बताओ, ER था माइनस डेल V बाय डेल R, पोलर फॉर्म में है ना, ER था माइनस डेल V बाय डेल R। और मैंने लास्ट क्लास नहीं, पिछले क्लासेस में E थीटा क्या बोला था, E थीटा बोला था -1 बाय R इंटू डेल V बाय डेल थीटा। ये है फील्ड और पोटेंशियल, उनके बीच पोलर रिलेशन। ये सब क्या है, पोलर रिलेशन। ये सारे चीजें आप ध्यान में रखिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आएगा, ठीक है। सो केयरफुली ध्यान दीजिए, ये नोट फॉर्म में क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इस प्रकार का अप्रोच, इस प्रकार का एनालिसिस आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डेप्थ क्वेश्चन है, वहां पे यूज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे। दैट मीन्स हम फील्ड को, डाइपोल का फील्ड को पोलर एंगल से देख रहे हैं। दैट मीन्स ये जो डाइपोल है ना, उसका एक रेडियल कंपोनेंट है फील्ड का और एक एंगुलर कंपोनेंट है। वो कैसे मालूम पड़ा, इसको स्प्लिट करके हम P को P cos और P sin में स्प्लिट किया। P cos का फील्ड कौन सा है, ER, P sin का फील्ड कौन सा है, E थीटा है। P cos का जो डायरेक्शन है ER को ही डायरेक्शन है, P sin का जो डायरेक्शन है E थीटा का उसका उल्टा डायरेक्शन है, और हम फील्ड को ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये तो रिलेशन, ये तो पहले से मैं आपको बताया था, ये फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है। ये पोटेंशियल किसका है, ये पोटेंशियल डाइपोल का है, ये डाइपोल का पोटेंशियल है, जो कि अभी तक हमने डिटरमाइन नहीं किया है। हम इसके आगे डाइपोल का ही पोटेंशियल निकालने वाले हैं, समझ पा रहे हैं, यस। तो हियर B इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एज पर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं, फील्ड और पोटेंशियल का ये पोलर रिलेशन है, आप पिछले क्लासेस में डिस्कशन हुआ है, उसका ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक छोटा सा सिचुएशन ले सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज आपको यहाँ पे दो डाइपोल दिया है, जैसे कि
इसको ऑल्सो बोलते हैं इंटरैक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू डाइपोल्स। दो डाइपोल लेके उनका इंटरैक्शन एनर्जी हम फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए इसको भी नोट में लिख लेते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू डाइपोल्स हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको दिया क्या है, आपको एक डाइपोल मोमेंट P1 दिया है। सपोज एक डाइपोल मोमेंट है, कुछ बोला नहीं ना, इसको छोटा डाइपोल मानना है ना, पहले से बता चुका हूं। तो ये सपोज इस एक्सिस में है, इसको हम P1 मान लेते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ऐसा ही और एक डाइपोल इस एक्सिस में, दूसरा एक्सिस में, इसको P2 मान लेते हैं, ये माइनस प्लस, ठीक है, और इसका डिस्टेंस स्मॉल आ रहे। ये सब आइडियल केस है, इस हम आइडियल डाइपोल ले रहे हैं। कुछ बोले नहीं तो आइडियल मानना पड़ेगा। आपको ये जो पोलर एंगल ओ थीटा दिया है, सोच पा रहे हैं। स्मॉलर क्या है, स्मॉलर इज ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। आपके इनके बीच का इंटरैक्शन एनर्जी पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो है, ये P2 है, ये P1 है। तो इंटरैक्शन एनर्जी के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक डाइपोल का फील्ड में दूसरा डाइपोल आ गया, ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना। एक डाइपोल का फील्ड में दूसरा डाइपोल आ गया। सोचिए, अगर एक डाइपोल का फील्ड में दूसरा डाइपोल आ गया, तो फिर दूसरा डाइपोल का इंटरैक्शन किस लिए होगा? फर्स्ट डाइपोल का फील्ड की वजह से सेकंड डाइपोल पे इंटरैक्शन होगा। या आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, या तो फर्स्ट डाइपोल का फील्ड में सेकंड डाइपोल आ गया, या तो सेकंड डाइपोल का फील्ड में फर्स्ट डाइपोल आ गया, है ना। यस, तो हम यहां पे इसको एनालिसिस इस प्रकार से करेंगे। हम ऐसे लेंगे, जो P1 डाइपोल है, P1 डाइपोल का फील्ड में कौन आ गया, P2 आ गया, ऐसे सोच सकते हैं, है ना। P1 डाइपोल का फील्ड में कौन आ गया, P2 आ गया। इसलिए तो P2 जो है इंटरैक्ट कर रहा है। P2 किससे इंटरैक्ट कर रहा है, फील्ड से इंटरैक्शन कर रहा है। किसका फील्ड से, P1 का फील्ड से। एक दूसरे का फील्ड में है तभी तो इंटरैक्शन हो रहा है। तो सोचिए, अगर P1 का फील्ड में P2 आ गया है, तो हमें फील्ड किसका सोचना पड़ेगा, P1 का ही सोचना पड़ेगा। P1 का जो फील्ड आएगा, उसका दो कंपोनेंट्स आएंगे, आपके सामने ही देखो, दो कंपोनेंट्स आएंगे। इसलिए आप P1 का जो ब्रेक करोगे ना, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये कौन सा आएगा, P1 cos थीटा, और ये कौन सा आएगा, P1 sin थीटा। हमेशा ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है आपको हेल्प करेगा। तो ये अगर थीटा है, सो दिस इज P1, तो दिस विल बी P1 cos थीटा। ये क्या होगा, P1 sin थीटा। समझ पा रहे हो? देखो, तो P1 cos थीटा का ये एक्सियल पोजीशन है। तो फिर P2 डाइपोल जो है, P2 डाइपोल के पास जो फील्ड आएगा, P2 डाइपोल के पास उसके भी दो कंपोनेंट्स आएगा। कैसे कैसे, एक इस तरफ आएगा, मैं इसको कैसे दिखाऊं, तो केयरफुली ध्यान दीजिए। एक फील्ड इस तरफ आएगा, ये फील्ड कौन सा आएगा, ये फील्ड आएगा ER, रेडियल फील्ड आएगा। किसका रेडियल फील्ड, P1 का। तो P1 के रेडियल फील्ड है, और ये जो आएगा, ये P1 का एंगुलर फील्ड आएगा। दैट मींस फील्ड का एंगुलर कंपोनेंट आएगा। एग्जैक्टली ये देखो ना, अरे ये देखो, वही तो है ना। सो P1 का ये रेडियल फील्ड, और ये कौन सा, एंगुलर फील्ड। समझ पा रहे हैं? यस, इसी फील्ड के साथ P2 क्या करने वाला है, इंटरैक्शन करने वाला है। दैट मींस ER के साथ, E थीटा के साथ P2 क्या करेगा, इंटरैक्शन करेगा। ध्यान दीजिए, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ पा रहे हैं? सो अगर ऐसा है तो याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, इंटरैक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, माइनस P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या, E वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। किसके साथ 90 डिग्री आएगा, E थीटा के साथ, है ना। यस, सो जो P है यहां के लिए, P कौन सा होगा, P होगा P2। सो ये आएगा P2, ये होगा E1। समझ पा रहे हैं? यस, तो P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस P2 वेक्टर को P2 इंटू R कैप लिख सकता हूं। देखिए, ये जो डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, और ये R कैप का डायरेक्शन है, वहां भी दिख रहा है आपको। इस तरफ क्या है, R कैप है। आप समझ पा रहे हैं? R कैप इस साइड है, इस साइड R कैप है, और इस साइड कौन सा कैप है, इस साइड कौन सा कैप, थीटा कैप। बिकॉज हम थीटा को इस सेंस में डिफाइन कर रहे हैं, है ना, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। ये डायग्राम अभी तक मिटा नहीं रहा हूं। देखो, R कैप, थीटा कैप, ये कौन सा E थीटा, ये कौन सा ER। सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? ये डायग्राम देखो अच्छे से। सो P2 R कैप, P2 जो है उसके डायरेक्शन किस तरफ है, R कैप की तरफ है। डॉट
आपको समझ पा रहे हैं ना? E1 को कैसे लिखूं? E1 किसका फील्ड है? P1 का फील्ड है। उसके दो कंपोनेंट्स है तो क्या लिखूंगा? ER इंटू आर कैप, ER इंटू आर कैप प्लस E थीटा इंटू क्या? थीटा कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, बाहर एक माइनस साइन है। देखो ई वेक्टर क्या लिखा था? ER आर कैप प्लस E थीटा थीटा कैप, ऐसे लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? आर कैप डॉट थीटा कैप क्या आएगा? 90 एंगल है तो 0 आएगा ना, तो यहाँ पे आर कैप थीटा कैप, सो आर कैप डॉट थीटा कैप क्या होगा? 0। कैसे आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? जैसे आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है वैसे ही आर कैप डॉट थीटा कैप क्या आएगा? 0 आएगा, जिसकी वजह से ये क्या आएगा? माइनस पी टू इंटू ER, बस इतना ही आएगा। माइनस P2 इंटू ER, उसके साथ क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसलिए फाइनली जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो आपको मिल गया है, करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स। सो इसको फाइनली मिटा लेता हूं। तो ये डायग्राम आपको कितने अच्छे से हेल्प कर रहा है, सो ध्यान दीजिए आप किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है। सो फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली सो देयरफॉर इंटरेक्शन एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस P2 इंटू ER। ये लास्ट को बच गया है। तो बताइए हम क्या करें? माइनस P2 इंटू ER मतलब P1 डाइपोल का फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, ये तो आपको मालूम है। क्या मैं ER कैसे लिख सकता हूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 cos थीटा बाय R स्क्वायर लिख सकता हूं। 2P cos थीटा बाय R स्क्वायर नहीं था, R क्यूब। ये फॉर्मूला कहां से लाया? वही है डाइपोल का एक्सियल फील्ड। हम यहाँ पे डाइपोल को क्या मान रहे हैं? आइडियल मान रहे हैं ना। तो आइडियल डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P पे RQ था। 2P पे RQ था क्या? नहीं, बट P की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? P cos थीटा, बिकॉज जो ER है ना ये P cos थीटा का फील्ड है। ER P cos थीटा का फील्ड है, E थीटा P sin थीटा का फील्ड है। समझ पा रहे हो? यस। तो मैं अभी ER लिख रहा हूं ना, इसलिए मैं यहाँ पे P cos थीटा लिख रहा हूं। सो फाइनली आपको क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 cos थीटा अपॉन क्या? RQ। तो यही है इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू डाइपोल्स। देखो ये है इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू डाइपोल्स। ER को ऐसे क्यों लिखा गया? ये सब चीजें लिंक्ड है, एक लेक्चर और एक लेक्चर में लिंक्ड है, आप अच्छे से देखना चाहिए, है ना? करेक्ट? क्योंकि जो P cos थीटा है ना, P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है ना, तो P cos थीटा का फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, ER आएगा, और ER में P cos थीटा आएगा। और ये आइडियल डाइपोल का फॉर्मूला क्या था? एक्सियल पोजीशन पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P पे RQ, बस P की जगह मैं P cos थीटा लिख रहा हूं, बस इतनी ही चीज है। यस। देखिए यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है, ये सारे डिस्कशन में कहीं पे भी आपको डाउट्स आता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे फोन कीजिए या व्हाट्सएप में भेजिए कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्या होता है जब आप लर्न कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे आपको थोड़ा सा डाउट आ गया, कहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ गया, उसका अच्छे से क्लियर करना चाहिए, ठीक है? तो आप बेफिक्र होकर डाउट्स डिफिकल्टीज पूछते रहिए। चलिए इसका भी डिस्कशन हो गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए क्या हो रहा है, देखिए, है ना? तो फाइनल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो इन दिस केस हम क्या करेंगे कि डाइपोल P2 हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस डाइपोल P2, ये सब आइडियल डाइपोल है, डाइपोल P2 interacts interact with field of dipole कौन सा? P1। डाइपोल P2 जो डाइपोल P2 है वो P1 का फील्ड के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है ना? तो ये सब कुछ जो है, इसलिए मैं यहाँ पे ER क्या P थीटा थीटा क्या, इसको मैंने E1 क्यों लिखा? बिकॉज ये 1 का फील्ड है। यहाँ पे 2 क्यों लिखा? बिकॉज 2 इससे इंटरेक्शन कर रहा है ना? 2 1 से इंटरेक्शन कर रहा है। समझ पा रहे हैं? इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए समझ में आ गया? ओके बच्चे, आज के क्लास में इतना ही है। आज हमने क्लास में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डाइपोल का लर्न कर रहे हैं, पर्टिकुलरली डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी को लेकर आज डिस्कशन किया गया, ठीक है ना? तो हाउ डाइपोल इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? या दो डाइपोल आपस में इंटरेक्शन उसी की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि डाइपोल जो है एक्सटर्नल फील्ड में आ गया ना, उससे डेफिनेटली क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा।
ओके। और आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, आज हमने पोलर रिलेशन पे ज्यादा फोकस किया। ई आर, ई थीटा, उनके कंपोनेंट्स है ना, आर क्या है, थीटा क्या है, आर कैप क्या है, थीटा कैप क्या है, वो सारी चीजें अच्छे से लर्न कीजिए। तो भी डाउट्स आएगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डाइपोल का और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले क्लास में डाइपोल का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कंप्लीट कर दूंगा। फिर अब नेक्स्ट जो है अगले चैप्टर में चले जाएंगे। आपको पता है इसका आगे कौन सा चैप्टर आने वाला है? यस, इसका आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है गॉस लॉ। क्या? गॉस लॉ। आपने गॉस लॉ थोड़ा सा ग्रेविटेशन में सीखा होगा, बट यहाँ पे ना हम गॉस लॉ के बारे में काफी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से लर्न कीजिए, टाइम खराब मत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।